मैं श्रीनिवास शर्मा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। आज आप लोगों को खतियान के बारे में बताना चाहूँगा कि इस खतियान का मतलब क्या होता है। मित्रों, खतियान दो शब्द से बना हुआ है, खत और एन। अब इसका मतलब क्या होता है? खत का मतलब हो गया खाता और एन का मतलब होता है दर्ज। जो दर्ज कर दिया गया है खाता में उसे खतियान बोलते हैं, और इन्हीं से बना हुआ ये खाता दर्ज किया गया, मतलब खतियान में दर्ज किया गया। खतियान जमीन का एक औपचारिक दस्तावेज है जिसको आपका अधिकार है और आपका आधिकारिक दस्तावेज है, कहीं भी प्रस्तुत अपने अधिकार के लिए कर सकते हैं। यह जमीन के स्वामित्व और अधिकारों को प्रमाणित करता भी है। इसलिए खतियान को समझिए, खतियान है क्या और कितने प्रकार का होता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपके ओनरशिप पर डिपेंड करता है। इसमें जमीन से जुड़ी लगभग सभी जानकारियां दी जाती हैं या रहती हैं। इसमें 12 कॉलम होते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। पहले तो मैं बता दूं कि फर्स्ट कॉलम में तो आपका जो भी काश्तकार होते हैं उनका नाम होगा। ऊपर में जो मैंने इससे पहले बताया हुआ है कि थाना नंबर होता है, खेवट नंबर होता है, खाता नंबर होता है और एड्रेस होता है, मालिक का नाम होता है, किस मालिक के कौन सा तौजी में पड़ता है, ये सारे चीज़ खतियान में रहते हैं। उसके बाद 12 कॉलम आपको दिए जाते हैं। आपके ज़िला का नाम रहता है, थाना का नाम रहता है, पूरा डिटेल्स आपका रहता है। उसके बाद उसमें काश्तकार का नाम रहता है, काश्तकार के पिता का नाम रहता है, रकबा रहता है उनके रकबा के साथ साथ जो जिसे हम कहते हैं कि टाइप ऑफ भूमि क्या होता है, उस भूमि का बंजर है, उपजाऊ है, धनहर है, किस टाइप का है, उसमें सब चीज़ दिया हुआ रहता है। और सारे डिटेल्स के साथ किस हमारे खाता के ज़मीन के खेसरा के इर्द गिर्द में किसका ज़मीन है, क्या है, ये सारे चीज़ रहते हैं। जिसे चौहद्दी कहते हैं, सारे चीज़ का डिटेल्स हमारे खतियान में रहते हैं। यह हमारा राइट ऑफ रिकॉर्ड होता है। यह हमारे ज़मीन को बताता है। ज़मीन के लगान और रेवेन्यू, थाना नंबर, मौजा, हल्का, तौजी नंबर, बहाल, परगना, सारे चीज़, जिला, सारे चीज़ हमारे खतियान में लिखित रहते हैं। खतियान में कुल मिलाकर 12 कॉलम होते हैं। खतियान एक फारसी शब्द है जो खत और एन से बन करके बना हुआ है, जिसका मैंने डिटेल्स आपको बता दिया। अब खतियान कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मैं आता हूँ कि खतियान के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, खतियान के प्रकार 10 होते हैं। 10 प्रकार के खतियान होते हैं। एक खतियान कैसरे हिंद होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसका मालिक होता है। उस खेत का मालिक कैसरे हिंद खतियान का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और वह जो भी उसमें खेत का डिटेल्स जितना इसमें है उतना ही उसमें भी डिटेल्स रहता है। तो दूसरा जो हम लोगों का होता है, दूसरा खतियान होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का खतियान होता है। इसमें भी 12 डिटेल्स दिए जाते हैं, और यह भी एक सरकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का खतियान भी सरकारी खतियान होता है। तीसरा खतियान होता है, आपको मैं बता दूं कि बकास्त मालिक खतियान। मैंने पहले ही बताया हुआ है वीडियो में कि बकास्त का मतलब क्या होता है। बकास्त का मतलब, व का मतलब स्वयं, आकाश, जो स्वयं खेती किया जाता है, जिससे स्वयं खेती किया जाता है, उसको बकास्त खतियान कहते हैं। कुछ मालिक का भी होता है, रैयत का भी होता है। तो वैसा खतियान जो स्वयं के लिए बना हुआ है, या तो रैयत के लिए हो, या किसान के लिए हो, या मालिक के लिए हो, उसे बकास्त खतियान कहते हैं। अब तीसरा खतियान आता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को खतियान के बारे में डिटेल्स पूरा बताते जा रहा हूँ। एक
खतियान गैर मजरूआ खतियान भी होता है। गैर मजरूआ पर भी मैंने पहले बताया था, उसमें गैर मजरूआ खास का खतियान होता है, गैर मजरूआ मालिक का भी खतियान होता है। गैर मजरूआ पर मेरा पहले भी वीडियो आया हुआ है, इसलिए इस पर हम ज्यादा आज व्याख्यान नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, गैर मजरूआ आम खतियान भी सरकारी खतियान होता है, ये जानना जरूरी है। अब दूसरा होता है मुस्तबाहा खतियान। यह मुस्तबाहा खतियान क्या है भाई? एक ऐसा भी खतियान है जो डाउटफुल खतियान है, जिसका ओनरशिप डाउटफुल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुस्तबाहा खतियान। मुस्तबाहा खतियान जो इसका क्लियर स्पष्ट ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप स्पष्ट उसमें नहीं रहता है, इसलिए मुस्तबाहा खतियान कहलाता है। अब अगला खतियान जो होता है भावली खतियान। भावली खतियान क्या है भाई? जहां किसान जमींदार को पैसे के बदले अन्न देते थे कर के रूप में, उसे भावली खतियान कहते थे। भावली खतियान। एक बौली भी शब्द होता है जिसका मतलब छोटा पोखरा होता है, लेकिन वो बौली नहीं है, भावली खतियान है। इस जो काश्तकार होते हैं जो पैसा नहीं दे सकते हैं जमींदार को, वे अन्न कर के रूप में देते हैं, उसको उस खतियान को हम लोग भावली खतियान कहते हैं। एक संबद्ध खतियान भी होता है। खतियान, सातवां खतियान जो है संबद्ध खतियान है। हम आपको बता दें कि संबद्ध खतियान वैसा खतियान है जिसका लगान धीरे धीरे बढ़ता है, उसे हम लोग संबद्ध खतियान कहते हैं। वो सरकार का राइट होता है, वो उपज के अनुसार से, पहले उपज कम होता था, अब उसके उपज ज्यादा होने लगा, उसके हिसाब से उसका रेंट बढ़ना चल जाता था, उसका खेत जो कर है वो बढ़ते चला जाता था, इसलिए उसको हम लोग कहते थे संबद्ध खतियान। एक तनाजा खतियान भी है। तनाजा खतियान क्या है भाई? ये भी जानना जरूरी है। वैसा जमीन जिस पर कोई झंझट चल रहा हो या झगड़ा पाया गया जाता हो, उसे तनाजा खतियान कहते हैं। खतियान बनते समय उस पर कोई झंझट चल रहा हो गया या किसी तरह का मालिकाना विवाद होगा, तो उसको हम लोग सरकार ने तनाजा खतियान के रूप में स्थापित किया। हमारा खतियान कब बना, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह 1910 से लेकर के 1912 के बीच में खतियान बना है। उसके बाद भी खतियान बना है, लेकिन मेन खतियान जो हमारा बना है 1910 से 1912 के बीच में बना है, जो कैडेस्ट्रल सर्वे का ही दौरान था। दौर वो था कैडेस्ट्रल सर्वे का, उस पीरियड भी खतियान बना है। तो तनाजा खतियान जान गए। अब हमारा 10वां खतियान जो होता है चेकट खतियान होता है। चेकट खतियान का मतलब क्या होता है? इसका धीरे धीरे तो कर बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित जगह पर जाकर फिर कर का रेट कम होने लगता है, उसको चेकट खतियान कहते हैं। यह भी खतियान समय के अनुकूल नहीं बनता है और बढ़ते जाता था। तो ये कब? जब जमींदारी प्रथा थी तब। आज जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है तो अब चेकट खतियान का अवस्था तो ऐसा नहीं है। अब तो रेंट हर साल सरकार रिवाइज कर रही है, बिहार सरकार रिवाइज कर रही है, जब भी इसको मन करता है रिवाइज करना। अभी बहुत सारे जमीनों का कर रिवाइज हुआ है, रेंट रिवाइज हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि खतियान के 12 कॉलम को आप लोग बहुत बढ़िया से समझे, चूंकि आपका खतियान ही अभी नए सर्वे के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यदि आप अपना खतियान सही ढंग से रखे हैं, खतियान को बढ़िया से जानते हैं कि किसका, आपके पटीदारों में, आपके भाइयों में किसका हिस्सा कितना पड़ता है, किसका मलिकाना हक, उसमें हक कितना कितना होगा, ये खतियान बताएगा, जिससे आपको अपने जमीन में बंटवारा में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए खतियान रखना जरूरी है। मित्रों, तो आज मैंने बताया कि सर्वे का काम क्या है, जमीन का सीमांकन करना और उसका मूल्यांकन भी करना, उसको कोडिंग भी करना। तो मैं बतला दूं कि
भारत में सबसे पहले ज़मीन का सर्वे का काम लॉर्ड डफरिन ने 1885 में कराया था। भारत में सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में की गई थी, लेकिन कोई कार्य हुआ नहीं था। और उसमें बहुत दिनों के बाद उसके डायरेक्टर जो नियुक्त हुए थे मेजर जेम्स रेनवे, इसलिए कॉलिन मैकेंजी का भी इसमें सर्वेक्षक के पद पर कार्य किए थे, लेकिन उस पीरियड में भी ये काम हुआ नहीं था। तो दोस्तों, सर्वेक्षण का काम आसान नहीं है। भारत सरकार, अभी बिहार सरकार लगी है विशेष सर्वेक्षण कराने में। हमारी शुभकामनाएं हैं बिहार सरकार को कि ये अपना सर्वेक्षण का कार्य पूरा करे और किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं हो। लेकिन आम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा कि अपना जो उनको डिटेल्स भर के देना है फॉर्म में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका मालिकाना हक किसका किसका है, अपने पट्टीदारों को मिला करके समझा करके पहले अपने अपने में बंटवारा कर लीजिए। और बंटवारा में कोई झंझट नहीं है। आप अपना बंटवारा का लिस्ट बनाइए, ब्लॉक में 100 रुपया का स्टैंप साटिए, सीओ के यहाँ दीजिए, दोनों आदमी बैठ करके दस्तखत कीजिए सीए के यहाँ, वहाँ आपका बंटवारा हो जाएगा। इसलिए सर्वेक्षण का काम पर ध्यान जरूरी है। फॉर्म भर के दीजिए और सर्वेक्षण कराइए, जिससे भविष्य के झंझट से आप बच सके। चूँकि ज़मीनी काम एक दिन का लैप्स आपको 100 दिन दौड़ाएगा, 100 वर्षों तक दौड़ा सकता है। क्योंकि जिस दिन ये सर्वेक्षण का काम आपके स्पॉट पर जाएगा, आप वहाँ नहीं रहिएगा, किसी तरह की चूक हुई तो 100 वर्ष तक दौड़िएगा, तो फिर सुधरने का कम चांसेस रहता है। इसलिए सर्वेक्षण के पीरियड में ही अपने ज़मीन का काम अपने निरीक्षण में कराएं। और अगला वीडियो जो मेरा विशेष सर्वेक्षण पर आएगा उसको ज़रूर देखें और उससे सीखें कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।